नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा से संबंधित समस्त जानकारियाँ। और इसके पहले हमने पढ़ चुका है दोस्तों संस्कृत के बारे में, पाली के बारे में, प्राकृत के बारे में। उनसे भी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते आए हैं सभी को हमने अध्ययन कर चुका है। और कुछ एक प्रश्न छूट गए हैं, जैसा कि पाली भाषा से संबंधित है कि बुद्धों की जो भाषा है क्या है। ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ामों में पूछा गया है, इसीलिए बुद्धों की जो भाषा है संध्या भाषा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और आज चलते हैं अपने नए वीडियो की ओर। इसमें हम देखेंगे दोस्तों अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश भाषा आपको मालूम है दोस्तों कि इसका जो समय काल है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल रहा है। और इस काल के दौरान इसे अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत के भी नाम से जाना जाता है। प्रथम प्राकृत पाली हुई, द्वितीय प्राकृत आपकी प्राकृत भाषा थी, तृतीय प्राकृत की अगर अपन बात करें तो अपभ्रंश को ही तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। और इसको संधिकालीन भाषा के भी नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा क्या है? संधिकालीन भाषा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें देखते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ। जैसा कि जो अपभ्रंश हम जानते हैं, बोलते हैं और पढ़ते आए हैं, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? तो अपभ्रंश का मतलब होता है दोस्तों पतन, मतलब किसी चीज़ का पतन हो जाना, बिगड़ जाना। इसको दूसरे अर्थ में गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ भी कहते हैं। मतलब अपभ्रंश का जो रूप है यहाँ पर उसका अर्थ किस आधार पर लिया गया है? अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है पतन, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। जब कोई भाषा, हम भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ हम सिर्फ भाषा से इसको समझेंगे। जब कोई भाषा क्या हो जाती है कि धीरे धीरे बंद होने लगती है या बिगड़ जाती है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? अपभ्रंश कह सकते हैं। या फिर हम इसको दूसरे अर्थों में ये कह सकते हैं किसी भाषा का पतन हो जाना, बिगड़ जाना। और बिगड़ जाने से हमने इसके पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि जब कोई भाषा बोली जाती है तो उसके जानकार क्या रहते हैं? बहुत कम रहते हैं। और वही भाषा अन्य जो ग्रामीण अंचलों के लोग बोलने में उसको सहज नहीं बोल पाते, कठिनाइयाँ होती है। और वो क्या करते हैं कि उस भाषा को तोड़ मरोड़ कर या दूसरे अर्थों में ले लेते हैं, दूसरे शब्दों में उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। और वही भाषा धीरे धीरे प्रचलित होने लग जाती है। और वहीं से जो भाषा का जो विकास है वो होने लगता है। और धीरे धीरे एक भाषा क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, एक अपना रूप ले लेती है। और वही भाषा आगे जा कर के क्या है? परिपक्व हो जाती है। और उस भाषा को फिर एक नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का मतलब है भ्रष्ट भाषा। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग रूप से भी जाना है और कहा है। देखते हैं आगे कौन ने क्या कहा है। तो यहाँ पे अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ आपने जाना कि पतन, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इन तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो आपको आंसर सही लगाना है। फिर अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, किस रचना में हुआ था, ये भी आ जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलेगा? पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में मिलता है। सबसे पहले प्रथम यहाँ प्रामाणिकता की बात हो रही है दोस्तों। तो प्रामाणिकता कहाँ हुई थी? पतंजलि के द्वारा जो ग्रंथ रचित था महाभाष्य, वहाँ पर आपको अपभ्रंश शब्द का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यहाँ इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है दोस्तों, हालांकि इसका आंसर भी अलग है। यहाँ पर आ गया अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है। अगर प्रश्न यहाँ से अगर बना तो आपको
नाट्य शास्त्र में मिलता है। आंसर लगाना है। और ये नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। अब बात आ जाती है कि अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा किसने कहा है? तो यह भी कम आपको देखने को मिलेगा। अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। और ये किस ग्रंथ में रचित है? नाट्य शास्त्र में। यहाँ से इस तरह से 2 से 3 प्रश्न घुमा के आपको दे दिया जा सकता है। इसका खास ध्यान आपको रखना है। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में, आचार्य दंडी की रचना है काव्यादर्श, ठीक है। इसमें अपभ्रंश को आभीर कहा है। जैसे कि हमने इसके पहले बात की कि अपभ्रंश को अनेक नामों से जाना जाता है, वैसे ही आचार्य दंडी ने क्या कहा है? अपभ्रंश को आभीर नाम दिया है। और ये भी किस रचना में है? आपको मिलेगा दंडी की काव्यादर्श में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको याद रखना है प्राकृत लक्षण में मिलता है। अब ये प्राकृत लक्षण किसकी रचना है? तो आचार्य चंड की रचना है। और किनके अनुसार? आपको याद रखना है भोलानाथ तिवारी एवं उदय नारायण तिवारी ने माना है कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किस आचार्य ने किया है? चंड आचार्य ने किया है। और किस ग्रंथ में किया है? तो दोस्तों प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ से जो शुरू के जो तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। कन्फ्यूज़ होने वाली यहाँ पे बात नहीं है। फिर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणअणा भाषा भी कहा है। आचार्य यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी की करें। अब आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की हम अगर बात करते हैं, इन्होंने जो ग्रंथों को अणअणा भाषा के नाम से अपभ्रंश को माना है, तो अधिकांशतः जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो लिखा गया है ज़्यादातर अण का उच्चारण बहुत सारे ग्रंथों में हुआ है। इसीलिए उस समय को देखते हुए, उस समय जो रचनाएं रचित हुई उनको देखते हुए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? अणअणा भाषा भी दिया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अणअणा भाषा अपभ्रंश को नाम देने वाला कौन रचनाकार है? तो आपके पास सामने है किशोरीदास वाजपेयी जी, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर अपभ्रंश को विद्वानों ने क्या क्या नाम से जाना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेक विद्वानों ने अपना अपना अलग रूप से अपभ्रंश को या अलग अलग नामों से जाना है। यहाँ पर आपके सामने है विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहट, अवहट, अवहत्थ आदि नामों से पुकारा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अभी आपको आभीर की बात है, जो कि अपभ्रंश में किसने कहा है आभीर? तो यहीं पे एक प्रश्न बन गया दोस्तों, आचार्य दंडी ने काव्य आदर्श में अपभ्रंश को क्या माना है? आभीर माना है। वैसे ही यहाँ पर ये जो अपभ्रंश को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, इनके भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो अपन देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपभ्रंश में वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जब अगर हम बात करते हैं प्रश्नों की, तो इसके पहले हमने पाली में पढ़ा था, संस्कृत में पढ़ा था। तो क्या हुआ कि वर्णों की जो संख्या है समय काल के अनुसार परिवर्तित होती चली गई। जैसे जैसे भाषाएं बदल गई, भाषाओं का रूप बदल गया, भाषाओं के अपने शब्दकोश बदल गए। वैसे ही अपभ्रंश जब यह काल प्रारंभ हुआ, तो उस समय शब्दकोश का जब निर्माण हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि अपभ्रंश में वर्णों की संख्या कितनी रह गई? 40 रह गई। जबकि संस्कृत की अगर हम बात करें तो उस समय वर्णों की संख्या कितने थे? 52 थी। तो यहाँ से भी अगर कभी प्रश्न पूछ ले
इसीलिए। और यहाँ पर अपभ्रंश में वर्णों की संख्या कितनी रहेगी बताया गया है 40। और इसमें अगर स्वरों की बात करें तो 10 स्वर हैं और व्यंजन की बात करें तो 30 व्यंजन हैं। अब ये भी बात अगर पूछ लिया जाए कि ये भी किसके अनुसार है, तो उदय नारायण तिवारी जी है, इनके अनुसार अपभ्रंश की संख्या जो है 40 मानी गई है, जिसमें 10 स्वर हैं और 30 व्यंजन है। फिर इसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात हो रही है, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों? अपभ्रंश से माना जाता है। अब यहाँ अपने को ध्यान देने वाली बात है, ये कैसे? तो सबसे पहली बात हमें प्रश्नों को समझना होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अब कैसे हुआ है यहाँ देखना है अपने को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो अपभ्रंश के बाद की है। तो अपभ्रंश के बाद में जो आने वाली जो भाषाएं हैं कौन कौन सी है? आपको इसके बाद में अवहट्ट आती है, अवहट्ट के बाद में प्राचीन हिंदी आती है, फिर बहुत सारी बोलियां आती है। और इन सभी का जो विकास, जैसे सौर सैनी है, ब्राचड़ है, खस है, महाराष्ट्री है, इन सभी का जो है जन्म कहाँ से माना जाता है या विकास कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। क्योंकि जो अपभ्रंश के बाद जो भाषाएं अपना रूप परिवर्तन कर लेती है या यहाँ से क्या है बिगड़ा हुआ जो रूप निकल के आता है, वही भाषा आगे जा कर के बोली या भाषा जा कर के जैसे जैसे विकसित होती है भाषा में बदल जाती है। जैसे जैसे आकार उनका धीरे धीरे बड़ा होता है, बोली उपभाषा में बदलती है और उपभाषा भाषा में बदल जाती है। वैसे ही यहाँ ध्यान देना है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश से। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि अपभ्रंश के बाद में जितने भी जो बोलियाँ हुई है, सौर सैनी, खस, ब्राचड़, महाराष्ट्री, ये सभी कहाँ है? इनका जन्म कहाँ से हुआ है? सभी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसीलिए इनका जो विकास कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। यहाँ से लगभग कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर अपभ्रंश में सर्वप्रथम साहित्य रचना वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलती है। यहाँ पर एक प्रश्न ये आया हुआ है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे अपभ्रंश में सर्वप्रथम साहित्य रचना कहाँ मिलती है? तो आपको विकल्प में दिया रहेगा राजा धारसेन लिखा हुआ रहेगा या तो धारसेन के शिलालेखों में मिलती है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। फिर आपको ध्यान देना है अगला प्रश्न, हेमचंद ने देसी शब्द संग्रहों नाम से अपभ्रंश भाषा में नागर कोश लिखा है और उसे क्या कहा गया है? अपभ्रंश का व्याकरण कहा जाता है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न घुमा करके आपके बनते हैं। जैसे कि देसी शब्द संग्रह नाम से अपभ्रंश भाषा को नागर कोश जो लिखा गया है, किसने लिखा गया है? तो आपका आ जाएगा यहाँ हेमचंद्र ने लिखा गया है। और यदि इसको प्रश्न अगर बदल दिया तो किस प्रकार से बदलेगा? देसी शब्द संग्रह जो कि अपभ्रंश भाषा में रचित है, इसे अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो अपभ्रंश का व्याकरण के नाम से जाना जाता है। यदि रचनाकार की अगर बात कर लिया गया कभी तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसने रचित किया है, ये रचा है हेमचंद्र ने रचा है। फिर उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं। अब उत्तर भारत की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है अपने को कि उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद बताए गए हैं? 7 भेद बताए गए हैं। कहीं कहीं पे ये आपको 6 भी मिलेंगे कुछ पुस्तकों में, कहीं कहीं आपको 7 भी मिलेंगे दोस्तों। इसका भी हम अभी क्लियर कर देते हैं कि वो किस तरह से होते हैं। जैसे अपभ्रंश के 7 भेद माने गए हैं, तो अपभ्रंश के 7 भेद कौन कौन से हैं? सौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़,
पैसाची और महाराष्ट्री, ये 7 क्या हैं, मतलब बोलियां हैं। और ये 7 बोलियों का जो विकास हुआ है दोस्तों, कहाँ से हुआ है, ये सब अपभ्रंश से हुआ है। यही अपने को ध्यान देना है। यहाँ से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, इन बोलियों से भी पूछा जाता है। और इसमें जैसे हमने पढ़ा था अभी कि अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में 6 या 7 बताए गए हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपना ये जो खस है और ये जो ब्राचरण है, इन दोनों को कहीं कहीं पुस्तकों में एक ही मान लिया गया है, या इनके अंतर्गत जो बोलियां आती है उन दोनों को एक ही या तो खस में या तो ब्राचरण में सम्मिलित कर लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर इनकी संख्या कहीं 6 हो जाती है। यदि इनको अलग कर दें तो इनकी जो संख्या है, उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 7। यदि अगर विकल्प में 7 ना आकर के 6 आया हुआ हो तो आप 6 में लगाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से, तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचरण, पैसाची और महाराष्ट्रीय। अब इनमें भी क्या है, कुछ बोलियां हैं, जैसे सौरसेनी में क्या क्या है, अर्धमागधी में क्या आ जाती है, मागधी में क्या आ जाती है, खस या ब्राचरण में क्या आती है, पैसाची में क्या आती है और महाराष्ट्रीय में क्या आती है। इसको आज जब हम बोलियों का जब वीडियो लाएंगे आपके सामने दोस्तों, तो उस समय इनका पूरा क्या है, एक वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। और उनमें जो मतलब बोलियां बोली जाती है, वे बोलियां कहाँ बोली जाती है, किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इसको भी हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। अभी हम इसको आगे देखते हैं यहाँ से। और इससे एक प्रश्न ये भी बनता है कि सौरसेनी से प्रभावित कौन कौन सी भाषाएं हैं या बोलियां हैं। तो सौरसेनी से जो प्रभावित बोलियां हैं, खस और ब्राचरण है दोस्तों। खस और जो ब्राचरण है, ये क्या है, इन पर सौरसेनी जो बोली थी, इनका भी प्रभाव पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा, इसको भी हम बोलियों वाले चैप्टर में जानेंगे। फिर यहाँ है, राजा धारसेन ने अपने पिता, राजा धारसेन के पिता का नाम क्या था, गुहसेन था, जो कि विक्रत संवत 650 के आसपास में उनका समय बताया गया है। इनको क्या संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि माना गया है। मतलब यहाँ तीनों भाषाओं का कवि की बात हो रही है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, तीनों का कवि किसको माना गया है दोस्तों, गुहसेन को। और ये गुहसेन है कौन दोस्तों, राजा धारसेन के पिता हैं, जिनका विक्रम संवत समय जो दिया गया है 650 विक्रम संवत दिया गया है। यहाँ से कहीं कहीं आ सकता है कभी, इसलिए इसको भी हमने बताना उचित समझा है दोस्तों। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेमचंद्र जी जो हैं अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य माने गए हैं, और हेमचंद्र को ही प्राकृत का प्राणिनी भी माना गया है। मतलब इन्होंने अपनी रचना प्राकृत भाषा में भी लिखी हुई है, और वहाँ से उसका जो काल है धीरे धीरे समाप्ति की ओर जब आया, तो अपभ्रंश के समय में भी इन्होंने अपनी रचनाएं की हुई है। जैसे हमने बताया है कि भाषाएं कभी एकदम से ना तो जन्म लेती है और ना ही एकाएक समाप्त होती है। उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हेमचंद ने क्या है, प्राकृत भाषा में भी अपने ग्रंथ लिखे हैं। प्राकृत जब समाप्ति की ओर थी तो उसके बाद अपभ्रंश आए, तो इन्होंने भी जब उस समय की जो भाषा थी जो कि अपभ्रंश, उस समय भी उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है, और इनके ही द्वारा क्या है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया है। ठीक है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तरी अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहा है। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि प्राकृत भाष हिंदी अपभ्रंश को किसने कहा है। तो ये किसने कहा है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये प्रश्न बहुत बार आया भी हुआ है। अब इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, विद्यापति ने
विद्यापति तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। विद्यापति ने भी उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देसिल बैना, मतलब देश में बोली जाने वाली भाषा। बैना यानी बहना, मतलब देश में उस समय कौन सी भाषा बह रही थी या बोली जा रही थी? देसिल बैना, मतलब देसी भाषा बह रही थी या बोली जा रही थी, इसलिए उत्तरी अपभ्रंश को विद्यापति ने क्या माना है? देसिल बैना नाम दिया है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने उत्तरी अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। एक प्रश्न ऐसा आता है दोस्तों कि पुरानी हिंदी किसने कहा है अपभ्रंश को? तो आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या माना है? पुरानी हिंदी नाम दिया हुआ है। फिर है भोलानाथ शंकर की बात करें और अब्दुल रहमान की बात करें, इन दोनों ने अपभ्रंश को औहट्ट कहा है। प्रश्न आ जाता है औहट्ट, इनमें से किसने अपभ्रंश को माना है? तो या तो भोलानाथ शंकर का नाम दे देगा दोस्तों, या तो अब्दुल रहमान का। दोनों ने क्या कहा है? अपभ्रंश को औहट्ट मान करके चला है या नाम दिया हुआ है। फिर है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी उस समय पयुम चर्यु के नाम से राम कथा पर आधारित ग्रंथ की रचना करी थी। जैसे कि संस्कृत का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? रामायण का संस्कृत का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जब हमने संस्कृत के समय में पढ़े थे तो उस समय भी अपने पास में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर आ गया कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पयिम चर्यु के नाम से एक ग्रंथ रचा है जिसमें किसका वर्णन है? राम कथा का या राम कथा पर आधारित उसमें वर्णन है, इसीलिए इनको स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, राम कथा पर आधारित होने के कारण। और वाल्मीकि जी ने क्या करी थी? रामायण की रचना करी थी संस्कृत में, इसीलिए उनको रामायण की रचना करने के कारण उनका नाम था वाल्मीकि। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी राम ग्रंथ की रचना किया, राम पर आधारित ग्रंथ की रचना किया और ग्रंथ का नाम है पहुमचर्यु, और इसीलिए इनको स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी नाम दे दिया गया। अब बात आती है महाभारत की। तो महाभारत की रचना किसने करी थी? संस्कृत में वेद व्यास ने करी थी, ये सभी लोग आप जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पुष्पदंत जो है, इन्होंने क्या किया कि अपभ्रंश का व्यास भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा भी क्या है? महापुराण की रचना की गई है, और इनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए हैं वो कृष्ण के ऊपर में आधारित हैं, और इसी कारण से पुष्पदंश को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। या कृष्ण काव्य का प्रणेता भी पुष्पदंत को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कृष्ण पर आधारित क्या किए हैं? ग्रंथों की रचना करी हुई है। और इसी तरह से कुछ प्रश्न आते हैं, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का पहला या फिर प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल के द्वारा रचित भविष्य कथा को माना है। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई मतलब बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनके रचनाकार हैं, इनको भी हम क्या है आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे और इनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ से हमने बताया आपको कि अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने क्या कहा है? अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी माना गया है। कभी भी छोटे से या क्वेश्चन है लेकिन 1 नंबर आपको लेना है तो आपको छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इस संबंधित अपभ्रंश से संबंधित और हमारे पास में बहुत सारे कुछ ग्रंथ हैं, उनको रचने वाले रचनाकार हुए हैं, उसका भी एक वीडियो लेकर के हम आएंगे आपके सामने, और इनसे जुड़े हुए और जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे हम आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।